नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे 27 का रण, माया का प्रण। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में रविवार को लखनऊ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों, मुख्य प्रभारियों और जिला अध्यक्षों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य फोकस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां, संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर रहा। आपको बता दें कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनाने के संकल्प को दोहराया। उन्होंने चुनावी चुनौतियों को देखते हुए संगठन को और अधिक धारदार बनाने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता हैं, इसलिए बूथ स्तर तक संगठन को पुनर्गठित और मजबूत किया जाए। वहीं पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए समाज के हर तबके को जोड़ने और पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग जुटाने पर विशेष रणनीति तैयार की गई है। विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए हथकंडे। तो बीएसपी की ये महाबैठक, मायावती ने मिशन 5 का मंत्र दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश जो है पदाधिकारियों को दिए हैं। 27 का के रण को देखते हुए मायावती का ये प्रण साफ तौर पर सामने आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बैठक जो है, महाबैठक का आयोजन किया गया। मायावती ने इस दौरान मिशन 5 का मंत्र अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मायावती ने महाबैठक की है और मिशन 27 की तैयारियों को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बूथ स्तर तक अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने को लेकर इस बैठक को बताया जा रहा है कि मायावती ने आयोजित किया है। क्या कुछ अहम देखने को मिला इस बैठक में? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विधानसभा 27 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां जो है सक्रिय है। उसी में देखा जा सकता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा फिर एक आज बड़ी बैठक का दौर देखने को मिला। जिस प्रकार से उन्होंने मायावती के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया गया कि बूथ वाइज जो है पूरी रणनीति के तहत जो है अपनी तैयारियों को करें। युद्ध स्तर की तैयारियों की बात जो है मायावती के द्वारा जो है अपने कार्यकर्ताओं से, जो जिला अध्यक्ष या जो भी वहाँ जिलों के नेता है उनको उनके द्वारा दी गई। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अब की बार मायावती का जो एक सिलसिला है बैठकों का वो लगातार चल रहा है। वहीं पर हालांकि उनके द्वारा एक बड़ी रैली भी की गई। उसके बाद जो है देखा जा सकता है कि ये एक 5वीं बैठक होगी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश के जो कार्यकर्ता है उनके साथ। तो इस तरह बहुजन समाजवादी का साफ तौर से एक संदेश है किसी भी समुदाय, खास तौर से ब्राह्मण की अगर बात की जाए, ब्राह्मण को जिस प्रकार से 2007 के चुनाव में जो ब्राह्मण मायावती के साथ जुड़ा था, तो किस प्रकार से उनको अपने साथ जोड़ा जाए। जिस प्रकार से देखा जाए मायावती का जो वोट परसेंटेज 22% से घट करके जो है 8% आ गया था, उस वोट की वापसी कैसे की जाए, इन्हीं सब बातों को इन्हीं सिलसिले वार जो है उनके द्वारा जो है अपने जितने भी कार्यकर्ता है उनको बताया गया और एक संदेश दिया गया कि देश के सामाजिक और आर्थिक हालात के बारे में भी उनसे बात की और उनके द्वारा एक मैसेज प्रदेश की जनता को भी दिया गया कि हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था जो है काफी बिगड़ चुकी है। इसको पूंजीपतियों के समर्थक और राजनीतिक से जनता का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार का भी संदेश जो है मायावती ने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बैठक के माध्यम से दिया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इन सब बिंदुओं को लेकर के जो है जनता के बीच में जाए कि किस प्रकार से देश और प्रदेश की सरकारें चल रही है, किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था, बाकी जैसे पेट्रोल डीजल और बाकी बिजली की व्यवस्था को लेकर के पहले उस एक्ट पर भी लिख कर चुकी है। तो इन्हीं सब मैसेजों को जो है
जनता तक जन तक पहुंचाने को लेकर के जो है इस बैठक को मायावती के द्वारा बुलाया गया था। उसी के चलते ये बैठक चली। जिस प्रकार से अब 27 के चुनाव नजदीक आते रहेंगे, उसी प्रकार से बैठक और रैलियों का दौर देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल मनीष जी, लेकिन जहां तक देखा गया है सभी पार्टियां वैसे तो 27 की तैयारी में लगी हुई हैं। सभी पार्टियां जो है गठबंधन भी कर रही हैं, लेकिन मायावती एकला चलो की एक तरफ नीति अपना रही, दूसरी तरफ संगठन को मजबूत भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए, अगर गठबंधन की बात की जाए तो अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले ही कांग्रेस के सांसद और उनके जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो सभी लोग मायावती से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन मायावती के द्वारा जो है उससे मिलने से मना कर दिया गया। साफ तौर से अगर देखा जाए तो मायावती ने पहले भी मीडिया के सामने मुखातिब हुई और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि अभी वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, जिसका एक मैसेज जो है आज फिर उनके द्वारा दिया गया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में हाल ही में ये जरूर कहीं न कहीं उनकी बातों से शंका लगती है कि छोटी पार्टियों से भले वो जोड़े, लेकिन अभी तक जो है किसी बड़ी पार्टी निश्चित रूप से अभी तक किसी भी ऐसी पार्टी से गठबंधन की कोई बात मायावती की तरफ से सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 27 का मनीष आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी की महाबैठक जिसमें मायावती ने अपने जो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 2027 की तैयारी को लेकर निर्देशित किया है। और अब हम बात करेंगे ऑटो ड्राइवर बने मंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी अनूठी शैली और बयानों के लिए जाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लखनऊ की सड़कों पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी दफ्तर से सरकारी आवास के लिए किसी लग्जरी गाड़ी या सरकारी अमले के साथ नहीं, बल्कि खुद ऑटो रिक्शा चलाकर रवाना हुए। अमूमन मंत्रियों और वीआईपी नेताओं को भारी भरकम सुरक्षा घेरे और चमचमाती लग्जरी गाड़ियों के काफिले में देखने की आदत है। जनता की ये आदत होती है मंत्रियों को इस कंडीशन में देखने की, लेकिन लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। खुद ऑटो चलाकर मंत्री राजभर उन्होंने संदेश दिया, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का संदेश दिया। ऑटो ड्राइवर बने मंत्री राजभर। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाकर जो है कार्यालय अपने पहुंचे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया और उसको देखते हुए एक तरफ तमाम मंत्री विधायक सांसद जो है वो ऑटो रिक्शा बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर भी आज ऑटो चलाकर उन्होंने भी संदेश दिया फ्यूल बचाने का। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए फ्यूल के साथ साथ जो है जिस प्रकार से उनके द्वारा जो है ऑटो के चलाने के दौरान जो है उनके द्वारा जो है एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक मैसेज दिया। क्या उनके द्वारा ये कहा गया कि एसी और केवल एक्स और पीसी के माध्यम से जो प्रचार करने वाले अखिलेश यादव है, क्या वो मेरी तरीके से ऑटो चला सकते हैं? तो कहा जाए जिस प्रकार से अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो आज उनके द्वारा एक मीडिया के सामने मुखातिब है। उनका साफ तौर से ये भी कहना रहा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, आप पार्टी, सभी के जो नेता हैं वो लगातार हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है ओपी राजभर जो है लगातार अखिलेश यादव को इसी प्रकार से घेर रहे हैं, चाहे एक्स के माध्यम से या मीडिया के सामने मुखातिब होकर के उनके द्वारा अखिलेश के ऊपर जो है उनके द्वारा निशाना साधा जाता है। इससे पहले अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के बड़े बालों को लेकर के जो है उनके द्वारा चुटकी ली गई थी। उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि अखिलेश यादव अपने बालों को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या मुस्लिम धर्म गुरु या हिंदू धर्म गुरु ने उनको ये बताया है कि बालों को बढ़ाने से जो है क्या 2027 का चुनाव जीत जाएंगे। इसी प्रकार से उनका
हमेशा ही ये अखिलेश के ऊपर एक ताना कसी करते रहते हैं कि वो केवल एसी वाले नेता है, वो जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। तो इसी प्रकार से आज ऑटो को लेकर के उनके द्वारा बयान दिया कि अखिलेश यादव हमारी तरह ऑटो नहीं चला सकते। तो कह सकते हैं कि 27 का चुनाव है और इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सभी पार्टियों से देखने को मिलेगी। अगर इस प्रकार से ओपी राजभर इस बयान देते हैं, वहीं पर अखिलेश यादव ने भी मीडिया के सामने ये जरूर कहा कि वो दिन भी याद करो कि 22 में जो है ओपी राजभर जब हमारे साथ जुड़े थे तो किस प्रकार से उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री के ऊपर बयानबाजी करते थे, चल सन्यासी करके जो है गाना गाते थे, क्या किस प्रकार के बिंदुओं को जोड़ते थे। तो अखिलेश यादव उनकी बातों पे ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनका ओपी राजभर की चीजों को लेकर के उनके जो कार्यकर्ता है, चाहे महिला कार्यकर्ता, उनके द्वारा विरोध भी जताया गया, ओपी राजभर का पुतला भी फूंका गया। लेकिन जिस प्रकार से अब ये सिलसिला जो है इसी प्रकार से 27 के चुनाव तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वीआईपी कल्चर को छोड़कर ड्राइवर बने मंत्री ओम प्रकाश राजभर, ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाकर कार्यालय तक पहुंचे, ऑटो चलाकर ये संदेश दिया। खुद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ऑटो चलाते नजर आए। अखिलेश यादव को इस दौरान चुनौती दी और पूछा क्या वो चला पाएंगे ऑटो। और अब बात करेंगे पानी के लिए मनोहार दंडवत गुहार। इंदौर में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी का प्रदर्शन बेहद भावुक और हैरान करने वाला है। जब एक जनप्रतिनिधि को जनता की बुनियादी जरूरत के लिए जमीन पर लेटकर दंडवत होकर गुहार लगानी पड़े तो यह स्थिति की गंभीरता को साफ बयां करता है। बहरहाल इस तरह के जमीनी प्रदर्शन प्रशासन पर जल्द व्यवस्था सुधारने का भारी दबाव बनाते हैं। तो इंदौर में पानी की किल्लत को लेकर कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी का बेहद भावुक करने वाला, हैरान करने वाला ये प्रदर्शन देखने को मिला। जब एक जनप्रतिनिधि को जनता की बुनियादी जरूरत के लिए जमीन पर लेटकर दंडवत होकर गुहार लगानी पड़े तो ये स्थिति गंभीरता को साफ बयां करता है। बहरहाल इस तरह के जमीनी प्रदर्शन प्रशासन पर जल्द व्यवस्था सुधारने का भारी दबाव भी बनाते हैं। पुलिस अफसरों के पैरों में गिरकर पानी मांगा, जमीन पर दंडवत होकर रेंगते हुए अफसरों तक पहुंचे पार्षद। तो कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी का ये प्रदर्शन पानी को लेकर गुहार लगाते नजर आए, दंडवत प्रणाम करते अधिकारियों के सामने नजर आए, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पानी के लिए गुहार लगाते नजर आए कांग्रेस पार्षद। तो पुलिस अफसरों के पैरों में गिरकर पानी मांगा। तो यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस अफसरों के पैरों पर पड़कर दंडवत होकर पानी की गुहार लगाते नजर आए। कांग्रेस पार्षद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग जो है वो प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रशासन से पानी की मांग की। और अब बात करेंगे मरीज को टरकाया आंखों से बही धारा। खबर जालौन से है, जहां टिकर गांव से अपनी बिटिया को दिखाने आए किसान को बिना उपचार के वापस भेजने से तीमारदार व मरीज जो है युवती अस्पताल परिसर में ही फूट फूट कर रोते नजर आए, जहां उन्होंने मीडिया को अपना दुखड़ा बताया और कहा कि हम लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल आए हैं, जहां यहाँ पर इमरजेंसी में हमने अपनी 17 वर्षीय बिटिया को दिखाया तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि इसको खून की कमी है, इसको खून चढ़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि मेरे यहाँ खून नहीं है, कहीं और जाकर दिखाओ।
ये सुनकर मरीज और तीमारदार फूट फूट कर अस्पताल परिसर में रोने लगे। तो तीमारदार व मरीज फूट फूट कर रोते नजर आए। मरीज को डॉक्टरों के द्वारा टरकाया गया। इस दौरान मरीज और बिटिया जो वो मरीज है और उसका पिता जो है वो रोते भी लगते नजर आए। ब्लड की कमी है बच्ची को, उन्होंने मना किया है, कह रही है वहाँ जाओ मेडिकल नहीं में। वहाँ हम लोग आए हैं, वहाँ बंद है। फिर यहाँ डॉक्टर ने क्या कहा? वहीं पे फिर जाओ मेडिकल नहीं, फिर नहीं जाओ। हाँ। या कहीं प्राइवेट दिखाओ, ये भी हाँ, या फिर प्राइवेट दिखाओ, हमारी बस के बाहर है। सबके बाहर ब्लड नहीं है इनके पास। नहीं ब्लड दे रहे हैं तब तुम अपना दो तब देंगे। तो वहाँ पर ब्लड भी नहीं है। नहीं हमारे पास ब्लड नहीं है। पैसा भी नहीं है। नहीं पैसा है तो पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आपने फिर शिकायत करी ऊंचे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर? नहीं हमने कोई शिकायत नहीं। कहते हैं कि गरीबी वह बीमारी है जिसका इलाज होना बड़ा मुश्किल है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरे के जिला अस्पताल की, जहां पर टीकर गांव के रहने वाले एक किसान ने अपनी बिटिया को इमरजेंसी में दिखाया, जहां पर उसको खून की कमी बताई गई। खून की कमी के बारे में सुनते ही किसान के दिल और दिमाग में गरीबी की जो मार है वो साफ तौर से नजर आने लगी है। डॉक्टर के अनुसार उसको जो है खून के बदले खून देने की बात कही गई है, जिसको सुनकर उसने कहा कि मेरी बिटिया का खून कम है और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खून के बदले खून दे दे। इसको लेकर उसने कहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे जो है इलाज कराना है, बिटिया की हालत ज्यादा नाजुक है। इसको लेकर उसने डॉक्टर से गुहार लगाई। डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज कहीं और करा लो। ये सुनकर मरीज और तीमारदार अस्पताल परिसर पर फूट फूट कर रोने लगे और अपना दुखड़ा जब मीडिया को बताया तो उन्होंने कहा है कि गरीबी और लाचारी के चलते हम लोगों के पास पैसा न होने की वजह से बिटिया को उपचार नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर के अनुसार कहा जाए तो उसके अंदर खून की ज्यादा कमी थी, जिसको लेकर डॉक्टर ने कहा था शीघ्र इसका उपचार कराया जाए। अब देखना ये होगा, इस तरीके से जो तीमारदारों को उपचार का अभाव बताया जाता है तो कहीं ना कहीं ये लाचारी लोगों को भारी पड़ सकती है। अब देखना ये होगा इस गरीब की कब उपचार होगा, कब इसको पूर्ण रूप से इलाज किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, एक बेहद संवेदनशील तस्वीर जो ये सामने आई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की असंवेदनशीलता साफ तौर पर देखने को मिली है। जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं होने का दावा करने वाला स्वास्थ्य महकमा एक पिता की आंखों के आंसू का जवाब नहीं दे पाया। बिटिया को दिखाने गया ये पिता, जब उसकी बेटी को डॉक्टरों ने बताया कि इसको खून की कमी है और उसको कहीं और ले जाकर दिखाओ, ये सारे तामझाम, ये सारी व्यवस्था, ये सारे करोड़ों के इक्विपमेंट इस पिता के अगर आंसू का जवाब नहीं दे सके, डॉक्टर की ये डिग्री क्या फायदा अगर एक पिता को उसके आंसू का जवाब नहीं दे पाए, उसकी बिटिया को इलाज कैसे मिलेगा? बिल्कुल मनोज, देखिए आपको बता दें सारा मामला जालौन के जिला अस्पताल उड़ई का है, जहां पर एक बड़ी विडंबना जो है सामने आई है, जिसमें मरीज का उपचार सही से नहीं हो पाया, जिसको लेकर मरीज और तीमारदार बुरी तरह से अस्पताल परिसर पर रुके रहे, जिसका डॉक्टरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि इसको लेकर जब मीडिया वहां पहुंची तो तब उन्होंने उनसे सारी बातें उनकी जानी और उसके बाद जब संबंधित डॉक्टरों से पूछताछ की गई थी, उन्होंने इस मामले को लेकर रफा कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा उपचार कराने को लेकर तरह तरह के यहाँ पर नियम लागू किए गए हैं, सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बावजूद इस तरीके से अगर किसी मरीज का इलाज नहीं हो पाता है, खासतौर से वो गरीब मरीज जो गांव से चलकर शहर की ओर आता है, उसके पास पैसा न होते हुए भी वो यहाँ पर जिला अस्पताल में उपचार कराने आता है, उसका उपचार नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जो सरकार को जितने दावे कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा जितने दावे किए जाते हैं, प्रचार किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि
जिला अस्पताल हो या CHP हो या कहीं भी अस्पताल हो, वहाँ पर फ्री इलाज और पूर्ण इलाज किया जाएगा। इसके बाद भी मरीज जब यहाँ पर रोते दिखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दुख जरूर जाहिर होता है। यही एक मामला अभी स्पीकर से जो निकल कर जो आया है, तो कहीं ना कहीं ये मामला बड़ा संवेदनशील है, तो बड़ा गंभीरता से डॉक्टर सोचना चाहिए कि अगर गरीब है तो उसका इलाज बिल्कुल। गरीबी सबसे बड़ी समस्या है और इस गरीब पिता शायद यही सोच रहा है कि उसकी जो दिक्कत क्या है, असली जो दिक्कत है वो गरीबी ही है। बहुत शुक्रिया माजिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो तीमारदार और मरीज फुट फुट कर रोते नजर आए, पिता जो है वो बिलखता नजर आया कि उसकी बिटिया का आखिर इलाज कैसे होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गर्मी में गौवंशों का ख्याल का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात करें गर्मी में गौवंशों का ख्याल। भीषण गर्मी के इस मौसम में जहां लोग राहत पाने के लिए झरनों और वाटरफॉल का सहारा ले रहे हैं, वहीं धर्मनगरी चित्रकूट की एक गौशाला इन दिनों अपनी अनोखी व्यवस्था को लेकर चर्चा में है। यहाँ रहने वाले गौवंशों की देखभाल किसी आम पशु की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह की जा रही है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित हाईटेक गौशाला में गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसका लाभ करीब 1300 गौवंश उठा रहे हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट स्थित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ये गौशाला लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ भीषण गर्मी में गौवंशों को राहत देने के लिए आधुनिक शावर सिस्टम लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत गायों को समय समय पर स्नान कराया जाता है, जिससे उन्हें तेज धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिले। इंसानों की तरह ठंडे पानी के शावर से नहलाए जाने के कारण गौवंश काफ़ी आराम महसूस करते हैं। गौशाला में केवल स्नान की ही व्यवस्था नहीं है, बल्कि साफ सफाई, पीने के स्वच्छ पानी और ठंडी हवा के लिए पंखों की भी विशेष व्यवस्था की गई है। और गौवंशों के रहने के स्थानों पर बड़े टीन शेड बनाए गए हैं ताकि सीधी धूप का असर उन पर ना पड़े और उन्हें पंखों के नीचे रखा जाता है, जिससे वे लू और गर्म हवाओं से सुरक्षित रह सकें। श्री सदगुरु गौशाला लगभग 30 वर्षों से संचालित है। इसकी शुरुआत हमारे फाउंडिंग चेयरमैन स्वर्गीय श्री अरविंद भाई मोहब्बतलाल एवं उन्होंने प्रेरणा दी हमारे डायरेक्टर साहब स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर BK जैन साहब को और श्रीमती उषा जैन जी को कि आपको गौवंश की और गौशाला में गौ माता की सेवा करनी है। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आज इस गौशाला में करीब 1300 गौवंश की सेवा हो रही है। हम चाहेंगे रोज गौ माता को सावर के अंदर हम लगभग 1200-1300 गायों को नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 1300 गाय हैं कम से कम, तो उसके लिए हम रोज मतलब डेली नहीं कर पाएंगे, पर 8 दिन में 3 दिन में गौ माता को सावर के नीचे स्नान करवाएंगे, जिससे उससे क्या थोड़ी गर्मी कम पड़ेगी, पानी से थोड़ी राहत मिलेगी। वो पूरी कोशिश करेंगे कि सावर के नीचे गौ माता को एक पछी एक मतलब एक पूरा ले आएंगे, 25-30 गायों को वो स्नान करवाएंगे, जिससे गाय माता को ठंडक मिले। रतन पटेल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, आम इंसान से लेकर पशु पक्षी जानवर सब भीषण गर्मी में त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में चित्रकूट से जो एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, इस गौशाला में गायों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे गायें न सिर्फ गर्मी से बच रही हैं बल्कि उनको वहां पर तमाम सुविधाएं भी मिल रही हैं। क्या कुछ अहम इस गौशाला में देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि बुंदेलखंड में इस समय पारा जो है 47 के पार है और इस समय जो इतनी गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है यहाँ पर जो है आदमी का ही जीना हराम हो गया है गर्मी के कारण। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जो है एक चित्रकूट की सदगुरु गौ सेवा केंद्र है, यहाँ पर जो है करीब 1300 गौवंश यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर इतनी हाईटेक व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर जो है इनके लिए वाटरफॉल और जो है जो फव्वारा है और कूलर है, सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि इनको जो है गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। और एक ये बुंदेलखंड में एक नजीर है जो चित्रकूट में की गौशाला, यहाँ पर जो है इतनी अच्छे इंतजाम है कि गौवंशों के लिए जो है कि ये अपने आप में एक पूरे देश और प्रदेश के लिए नजीर है। निश्चित रूप से रतन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोग आपको बता दें, इस भीषण गर्मी में गौवंशों के लिए बेहतर इंतजाम इस गौशाला में किए गए हैं। और अब बात करेंगे पहाड़ों की शेर नैनीताल गुलजार।
मैदानी इलाकों और तराई में इस समय शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी और उसका प्रकोप जारी है। इस तपती धूप और उमस से बचने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं ताकि ठंडी हवाओं के बीच सुकून के कुछ पल गुजार सकें। इसी कड़ी में उत्तराखंड की खूबसूरत सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का तांता लगा दिखाई दिया। आपको बता दें, मई की इस उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी नैनीताल पहुंच रहे हैं। यहाँ के सरिता ताल में पर्यटक जो है ट्रांसपेरेंट वॉल के अंदर बैठकर पानी पर लुढ़कने का अनोखा आनंद ले रहे हैं, तो वहीं एडवेंचर के शौकीन लोग झील के ऊपर स्काई साइकिलिंग का रोमांचक लुत्फ भी उठा रहे हैं। साल में पहली बार आए हैं और बहुत सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। और वाटर स्पोर्ट तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा एंजॉयमेंट का एक वो है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो यहाँ मैंने भी अपना बचपना एंजॉय किया इसमें। एक बार से फिर से मैं अपने बचपने में चली गई थी बच्चों के साथ। हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग जम्मू कश्मीर मनाली में जाए, लेकिन फिर हमें गूगल पे दिखा कि नैनीताल भी एक बहुत अच्छी प्लेस है, तो हमें इस नैनीताल में कश्मीर जैसा ही फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा रहा। कल हम यहाँ नैनीताल को शाम को पहुँचे थे। पहले हमने माल रोड घूमी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग। हम टिहरी गढ़वाल से, तो वहाँ भी झील है, वहाँ आर्टिफिशियल झील है, यहाँ प्राकृतिक झील है, तो बहुत अच्छा लगा है घूम के। यहाँ बहुत बोटिंग करने में मजा आया, वाटर स्पोर्ट्स हमने खेला तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा। वाटर स्पोर्ट सब अच्छा है, सब पॉइंट सब अच्छा है, एकदम इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कूल है, एकदम अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम इधर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और सब पॉइंट्स भी, वो मनसा देवी मंदिर सब अच्छा है, हम लोग ने सब देखा। अभी थोड़ा सा पर्यटन सीजन शुरू हुआ है और हमें उम्मीद है कि पर्यटक आएंगे देश विदेश के कोने कोने से, और यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आय के साधनों में वृद्धि होगी। यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा जॉर्बिंग बॉल कराई जाती है, बोटिंग कराई जाती है। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।